हेलो प्यारे बच्चों, क्लास 10th में इलेक्ट्रिसिटी का ये लास्ट पार्ट होने वाला है। इलेक्ट्रिसिटी का ये थ्योरी का पार्ट नंबर 3 जिसमें मैं पूरा चैप्टर की थ्योरी कंप्लीट करने वाला हूँ। पहले और दूसरे पार्ट में भी मैंने आपको थ्योरी के साथ साथ कुछ न्यूमेरिकल भी कराए थे, लेकिन इस पार्ट में सिर्फ और सिर्फ मैं थ्योरी कराऊंगा और एक मैं न्यूमेरिकल का स्पेशल वीडियो बना चुका हूं और अब आने वाली क्लासों में न्यूमेरिकल के 4-5 वीडियो और इलेक्ट्रिसिटी के बना के डाल दूंगा, जिससे आपका इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर पूरा कवर हो जाएगा। उसके बाद मैं क्या पढ़ाऊंगा? लाइट। तो जरा ध्यान देखिएगा जो चैप्टर में आपके रिमेनिंग टॉपिक्स बचे हुए हैं उनसे ही बोर्ड में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। ध्यान से देखिएगा, मैं पढ़ने वाला हूं कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स। इसके आगे तक यानी इसके पहले वाला जो था ओम्स लॉ तक हम लोग कवर कर चुके थे। तो कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर जो होता है ये दो टाइप से होता है, इन सीरीज और दूसरा होता है इन पैरेलल। प्यारे बच्चों ध्यान से नोट्स बनाते जाइएगा। ये सारे नोट्स आपके लिए बेहतरीन नोट्स होने वाले हैं जो पेपर में आपके लिए रामबाण का काम करेंगे। तो पहला हम देखेंगे इन सीरीज की बात करेंगे। हम मान लेंगे 3 रजिस्टर्स है R1 और R2 एंड R3। हम मान लेंगे लेट 3 रजिस्टर्स R1 R2 R3 आर कनेक्टेड इन सीरीज। तो देखो जरा, R1 देन R2 देन R3। ये रेजिस्टेंस R1 है, ये R2 है, ये R3 है। तीनों के तीनों रेजिस्टर्स आपके सीरीज में कनेक्टेड है। यहां पर आपका सीरीज में लगा हुआ है अमीटर पॉजिटिव एंड निगेटिव, ठीक है। और वोल्टमीटर जो आपका होता है वो पैरेलल में होता है। इसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस आपका V1 है और इसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस V2 है और इसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस V3 है, ठीक है। आप जो इसकी थ्योरी लिखोगे तो कैसे लिखोगे? लेट अस सपोज 3 रजिस्टर्स R1 R2 एंड R3 आर कनेक्टेड इन सीरीज। दियर पोटेंशियल डिफरेंस विल बी V1, V2 एंड V3 बिकॉज दीज रजिस्टर्स आर इन सीरीज देन करंट बी सेम। फिर से ध्यान सुनना। लेट अस सपोज let 3 resistors R1, R2 and R3 are connected in series. Their potential difference will be V1, V2 and V3 and current be same. बेटा आपको पता है यहां पे जो बैटरी कनेक्टेड है उसका पोटेंशियल V है और इस बैटरी का जो पोटेंशियल V है यही तो पोटेंशियल इसके पास गया है, इसके पास गया है, इसके पास गया है। यानी इन तीनों का पोटेंशियल अगर ऐड करेंगे तो नेट पोटेंशियल आ जाएगा। तो नेट पोटेंशियल अगर निकालेंगे हम लोग नेट पोटेंशियल डिफरेंस, तो क्या आएगा? V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, ठीक है बेटा। ऐसे मैनी मोर, अगर 4 होंगे तो प्लस V4 हो जाएगा, यहाँ पे एक और पॉइंट कर देंगे। अगर 2 होंगे तो 3 वाला नहीं रखेंगे, सिर्फ 2 रखेंगे। तो V इक्वल बेटा क्या होता है? IR। V1 क्या होगा? IR1। V2 क्या होगा? IR2। V3 क्या होगा? I3। बच्चों I सबकी सेम रहेगी क्योंकि इसमें जो करंट पास हो रही होगी, सीरीज में करंट कैसी आ रही होगी? सेम। सीरीज में करंट क्या होती है? सेम। और पैरेलल में क्या सब होता है? पोटेंशियल डिफरेंस। इसीलिए क्योंकि सीरीज में करंट सेम होती है इसीलिए अमीटर को हमेशा सर्किट में सीरीज में जोड़ा जाता है, ठीक बेटा। तो IR इक्वल टू, यहां से I कॉमन कर लेंगे, बचेगा R1 प्लस R2 प्लस R3। I से I कैंसिल आउट, तो R इक्वल टू आएगा R1 प्लस R2 प्लस R3। यानी ये आपका R इक्विवेलेंट आ गया। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे मैं बात करूंगा इन पैरेलल की। किसकी बात करूंगा बेटा? पैरेलल की।
ये आपका यहां पर अगर आपके 4 रजिस्टर्स होंगे तो प्लस R4 हो जाएगा, 5 होंगे तो प्लस R5 हो जाएगा, और यहां पर भी हम वैसे ही रजिस्टर्स बढ़ा लेंगे। ठीक है, आगे बात करते हैं हम लोग। अब मैं बात करने वाला हूं प्यारे बच्चों इन पैरेलल की। सेकंड नंबर इन, तो पैरेलल में भी मेरे पास हम 3 रजिस्टर्स मानते हैं। पहला हो गया आपका बच्चों ये R1, दूसरा हो गया बच्चों ये R2, और तीसरा हो गया प्यारे बच्चों ये R3, और इनके साथ ये अमीटर लगा हुआ है, और आप सभी को पता है जो वोल्ट मीटर होता है वो पैरेलल में सेम होता है, और पैरेलल में लगाया जाता है। ये वोल्ट मीटर लग गया इनके साथ प्लस और माइनस। ठीक है, तो प्यारे बच्चों ध्यान सुनिएगा, यहां से आपकी करंट जा रही है I, यहां से करंट यहां पर आई गई, यहां पे बच्चों गई I1, यहां पे गई I2, और इधर गई I3, और वही करंट यहाँ पे I1 आएगी, ये I2 आएगी, ये I3 आएगी, मिलकर क्या हो जाएगी I, और बैटरी में वापस चली जाएगी। तो यहाँ पे क्या क्लियर हुआ? क्लियर ये हुआ कि यहाँ पे करंट जो आपकी थी 3 पार्ट में डिवाइड हो गई। किस में डिवाइड हो गई? 3 पार्ट्स में, और पोटेंशियल क्या होगा? सेम। तो यहाँ पे करंट 3 पार्ट में डिवाइड हुई है, तो क्या लिखोगे? I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3, यानी क्या 3 पार्ट में डिवाइड हुआ है? करंट। तो करंट को क्या लिखेंगे? I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। हमें सभी को पता है, हमें सभी को क्या पता है? I इक्वल टू V अपान R होता है। तो जहां I लिखा है वहां लिख देंगे V अपान R, जहां I1 लिखा हुआ है वहां पर आएगा V अपान R1, जहां I2 लिखा है वहां होगा V अपान R2, जहां I3 लिखा हुआ V अपान R3। पोटेंशियल डिफरेंस पैरेलल में सेम होता है, आप सभी को पता है। तो यहां तक आप सभी को आई होप समझ में आया होगा। V अपान R, हमने यहां से V कॉमन कर लिया, 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2 प्लस 1 अपान R3, यहां से V कैंसिल हो गया, तो 1 अपान R इक्वल टू आ गया 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2 प्लस 1 अपान R3। ये आपका पैरेलल में रेजिस्टेंस आ गया। इतना समझ में आया प्यारे बच्चों? इतना अगर समझ में आ गया तो ये पैरेलल का भी डेरिवेशन आपका हो गया। अब अगर मैं एक छोटी सी बात कर लूं, छोटी सी बात ये कर लूं कि जितने भी पैरेलल में रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, जितने भी पैरेलल में रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, सारे के सारे क्या हैं? सेम। अगर मान लिया कि R1 और R2 और R3 इक्वल टू RN रेजिस्टेंस है, सारे कैसे हैं? सारे सेम हैं। अगर पैरेलल में लगे हुए सारे रेजिस्टेंस सेम हैं तब R इक्विवेलेंट हो जाएगा, R इक्विवेलेंट हो जाएगा 1 अपान R प्लस 1 अपान R प्लस 1 अपान R प्लस डेट कितने N टर्म तक, यानी कितने रेजिस्टेंस हैं? N है। तो कितना आएगा? 1 अपान R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 अपान R कितने टाइम आया है? N टाइम आया है। तो 1 अपान R इंटू क्या हो जाएगा? N। तो 1 अपान R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? N अपान R। तो R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? R अपान N। समझे प्यारे बच्चों? ये कंडीशन बच्चों तब लगेगी जब मेरे सारे रजिस्टर्स किसमें हो? पैरेलल में हो, और सारे के सारे क्या हो? सेम। आगे बात करते हैं हम लोग। ये आप सभी को आ गया होगा, इसका आप सभी लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। प्यारे बच्चों, मैं आप लोगों को पढ़ा चुका हूं ओम्स लॉ,
और ओम्स लॉ के साथ साथ ओम्स लॉ का वेरिफिकेशन। और बता चुका हूं कि रजिस्टर्स जब सीरीज में कनेक्ट हो और पैरेलल में कनेक्ट हो तो उनका जो एक्सप्रेशन आता है, उनका जो रिजल्टेंट रेजिस्टेंस आता है, टोटल रेजिस्टेंस आता है, उसका भी मैं डेरिवेशन करा चुका हूं। अब मैं आगे बात करता हूं फैक्टर ऑन विच रेजिस्टेंस डिपेंड। फैक्टर ऑन विच रेजिस्टेंस डिपेंड। तो प्यारे बच्चों, रेजिस्टेंस जो होता है बेसिकली 3 फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। पहला होता है रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द कंडक्टर। क्या बोला बच्चों, फिर से सुनिएगा। रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द कंडक्टर। सपोज कोई एक ये कंडक्टर है जिसकी लेंथ L गिवन है, जिसका एरिया क्रॉस सेक्शन A है, तो इस कंडक्टर का रेजिस्टेंस इसकी लेंथ पर डिपेंड करेगा और इसकी एरिया पर डिपेंड करेगा। साथ में वो टेम्परेचर पर भी डिपेंड करता है, यानी 3 फैक्टर पर डिपेंड करता है, लेंथ, एरिया एंड टेम्परेचर। यानी रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है? लेंथ, एरिया, क्रॉस सेक्शन एंड टेम्परेचर। हाउ टू रेजिस्टेंस डिपेंड ऑन दीज फैक्टर्स, यानी इन फैक्टर्स पर रेजिस्टेंस कैसे डिपेंड करता है वो समझेंगे। पहला हमने बोला रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द कंडक्टर, यानी रेजिस्टेंस जो होता है लेंथ के डायरेक्टली होता है, यानी R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। ये क्वेश्चन हो गई फर्स्ट। दूसरा जो है, दूसरा मैंने बोला रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर। यानी क्या हो जाएगा यहां से, R इनवर्सली हो जाएगा 1 एरिया। ये क्वेश्चन हो गई सेकंड। फ्रॉम इक्वेशन आगे देखेंगे प्यारे बच्चों। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट R प्रोपोर्शनल L/A। जिसके डायरेक्टली था वो ऊपर होगा और जिसके इनवर्सली था वो नीचे होगा। इतना आया प्यारे बच्चों। तो R जब ये प्रोपोर्शनल हटेगा, आप सभी को पता है जब प्रोपोर्शनल हटता है तो कोई ना कोई वहां कांस्टेंट आता है, और कांस्टेंट क्या आएगा यहां पर? रो। क्या आएगा प्यारे बच्चों? रो L/A। तो यहां से एक तो फॉर्मूला ये हो गया। अगर यहां से रो निकालेंगे तो रो इक्वल टू आएगा RA/L। अब बच्चे बोलेंगे सर ये रो क्या होता है? इस सिंबल का नाम रो नहीं होता है, इस सिंबल को रो बोला जाता है, और इस सिंबल का जो स्पेसिफिक नेम होता है इसका नाम होता है रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। इस सिंबल का नेम क्या है? रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। ठीक है ना बेटा? तो क्या हमने बताया, रेजिस्टेंस डिपेंड करता है लेंथ पर जिसके डायरेक्टली होता है, रेजिस्टेंस डिपेंड करता है एरिया पर और एरिया के इनवर्सली होता है। समझिएगा ध्यान से। अगर हम किसी भी कंडक्टर की लेंथ बढ़ाएंगे तो उसका रेजिस्टेंस बढ़ेगा, जितनी लेंथ ज्यादा होगी उतना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा। लेकिन इनवर्सली होता है एरिया के, एरिया बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस डिक्रीज होगा। इफ वी इंक्रीज द एरिया क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर देन रेजिस्टेंस विल बी डिक्रीजेस। रेजिस्टेंस क्या होगा? डिक्रीज होगा, क्योंकि इनवर्सली होता है। तो इन दोनों को
जब हमने कंबाइन किया तो क्या है, आर प्रोपोर्शनल एल अपान ए, प्रोपोर्शनल हटाया, कांस्टेंट आया, क्या है, रो एल अपान ए। रो को क्या बोलते हैं, रजिस्टिविटी बोलते हैं। और इसकी यूनिट क्या होती है, बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी मच इंपॉर्टेंट। तो यूनिट देखिए, यूनिट देखो, रो की यूनिट निकाल रहे हैं। रेजिस्टेंस की क्या होती है बच्चों, ओम होती है। एरिया क्या होती है, मीटर स्क्वायर। लेंथ की क्या होती है, मीटर। मीटर से मीटर कैंसिल, तो रजिस्टिविटी की यूनिट क्या होगी, ओम इंटू मीटर। रजिस्टिविटी यूनिट क्या होगी, ओम इंटू मीटर, ओम इंटू मीटर। आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। जरा इतना सा नोट करिए, आगे बात करते हैं। इस टॉपिक का जितना भी पढ़ाया है बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो प्यारे बच्चों, ये सब समझ में आ गया। रेजिस्टेंस किन फैक्टर डिपेंड करता है। तीसरा फैक्टर जो होता है वो भी ज्यादा ध्यान सुनिएगा और समझिएगा। तीसरा नंबर, रेजिस्टेंस आल्सो डिपेंड ऑन टेम्परेचर। रेजिस्टेंस टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। अगर बच्चों हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा। अगर हम बच्चों टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो मेरा रेजिस्टेंस बढ़ेगा। ठीक है, तो ये भी समझ में आ गया। रेजिस्टेंस आल्सो डिपेंड ऑन टेम्परेचर, और टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करता है, क्लास 10th के कोर्स में नहीं है, लेकिन जब 11th में जाओगे तो इसका फॉर्मूला मिलेगा। तो क्या होता है, या सुनिए, आर टी इक्वल टू आर नॉट 1 प्लस एल्फा टी, where RT resistance at T degree Celsius, where R naught resistance at 0 degree Celsius। अल्फा क्या है, अल्फा टेम्परेचर कोफिशिएंट, और टी क्या है, टेम्परेचर। खैर ये फार्मूला आपके क्लास में नहीं आने वाला है। आपको इतना पढ़ना है कि रेजिस्टेंस जो होता है टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, और अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा। आगे सुनिए बच्चों, इतना समझ में आ गया आप सभी को। आई होप ये सब आपको समझ में आया होगा। एक चीज नोट डालकर लिख लेना बेटा, NOTE नोट डालकर लिख लेना, चिपका लेना, समझ लेना कि बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया पेपर में कि रजिस्टिविटी किस पे डिपेंड करती है। तो लिखोगे रजिस्टिविटी डिपेंड ऑन टेम्परेचर एंड मटेरियल, यानी किस मटेरियल की वायर बना हुआ है। यानी कि जो वायर होते हैं आपके, कॉपर वायर होते हैं, सिल्वर वायर होते हैं, एल्युमिनियम वायर होते हैं, डिफरेंट मटेरियल के वायर होते हैं ना। तो जो रजिस्टिविटी होगी उस वायर की, उसके मटेरियल पे डिपेंड करेगी। किस पे डिपेंड करेगी, मटेरियल पे और टेम्परेचर पर डिपेंड करेगी, ना कि लेंथ एरिया पर। याद रखना, रेजिस्टेंस जो होता है लेंथ एरिया और टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, लेकिन रेजिस्टिविटी लेंथ पे डिपेंड नहीं करती, एरिया पे डिपेंड नहीं करती। रेजिस्टिविटी डिपेंड करती है बच्चों टेम्परेचर पर और मटेरियल पर। याद रखना, ऑप्शन में बहुत बार बच्चे गलत करते हैं। तो रेजिस्टिविटी डिपेंड ऑन टेम्परेचर एंड मटेरियल। ओके बच्चों, आगे बात करते हैं हम लोग। आगे बच्चों बात करें हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी।
इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ध्यान सुनिए बता, द एनर्जी प्रोड्यूस्ड, आर नहीं बताए, प्रोड्यूस्ड है, प्रोड्यूस्ड ड्यू टू मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ कंडक्टर। मैंने क्या बोला, द एनर्जी प्रोड्यूस्ड ड्यू टू मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ कंडक्टर इज नोन एज इलेक्ट्रिकल एनर्जी। प्यारे बच्चों फिर से सुनिएगा ध्यान से, यानी आप सभी को पता है अगर कोई एक कंडक्टर है, बहुत ध्यान सुनिएगा, अगर कोई एक कंडक्टर है, इसको हमने बैटरी से जोड़ दिया तो प्लस से माइनस करंट जाएगी, तो माइनस से प्लस की ओर, माइनस से प्लस की ओर, माइनस से प्लस की ओर, माइनस से प्लस की ओर इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे, इलेक्ट्रॉन माइनस से प्लस की ओर चलेंगे। तो ये है ना, इलेक्ट्रॉन जब मोमेंट करते हैं, इलेक्ट्रॉन मोशन करते हैं, तो एक एनर्जी प्रोड्यूस होती है जिसको बोलते हैं हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी। प्यारे बच्चों समझ में आया कि नहीं आया? फिर से सुनिएगा, हम बोल सकते हैं बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में बोल सकते हैं, द एनर्जी प्रोड्यूस्ड ड्यू टू मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, द एनर्जी प्रोड्यूस्ड ड्यू टू मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन और मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ कंडक्टर इज नोन एज इलेक्ट्रिकल एनर्जी। जब प्यारे बच्चों इसमें इलेक्ट्रॉन पास होंगे ए से बी, मान लो ये ए है, ये बी, ए से बी करंट जाएगी तो बी से इलेक्ट्रॉन आएंगे, तो यहां क्या फ्लो होगा, चार्ज फ्लो होगा, और इसके बीच का कुछ ना कुछ पोटेंशियल डिफरेंस भी होगा। तो प्यारे बच्चों इलेक्ट्रिकल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होगा सर? बोलोगे सर इलेक्ट्रिकल एनर्जी फॉर्मूला क्या होगा? ध्यान से देखिएगा बेटा, हमें पता है V इक्वल टू W/Q होता है ना प्यारे बच्चों, तो यहां से W इक्वल कितना होगा, V इंटू क्यू। W इक्वल क्या होगा, V इंटू क्यू। प्यारे बच्चों हमें पता है Q इक्वल टू IT होता है, तो W इक्वल टू V इंटू क्यू जगह क्या आएगा, IT, तो W इक्वल टू क्या आ जाएगा, VIT। एक फॉर्मूला आपका ये हो गया, ये भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी का फॉर्मूला होता है। ठीक है बच्चों, आप इसको E लिखो चाहे W लिखो, बात बिल्कुल बरोबर है। किसमें आया ये एनर्जी, जूल में आई। एक फॉर्मूला अगर मैंने निकाल लिया तो एक से मैं दो फॉर्मूले और बना सकता हूं, और कैसे बना सकता हूं देखो बच्चों। पहला मेरा फॉर्मूला जो बन गया है E या W इक्वल टू VIT, किसमें आया है, जूल में। दूसरा बच्चों देखो, हमें पता है बच्चों V इक्वल टू क्या होता है, IR। V इक्वल टू क्या होता है, IR। पुट करो वैल्यू, तो E या W इक्वल टू, जहां V लिखा वहां क्या लिखेंगे, IR इंटू IT, तो फॉर्मूला होगा W या E इक्वल टू I स्क्वायर RT। एक ये फॉर्मूला हो गया, और ये भी बच्चों किसमें होने वाला है, जूल में। किसमें होने वाला है, जूल में। तीसरा फॉर्मूला आपका यहां से एक और हो जाएगा, I इक्वल टू V/R होता है, तो E लिखो चाहे W लिखो, बात बरोबर होती है। I की जगह हम लोग लिखेंगे V/R, I की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, V/R। जब I की जगह V/R लिखेंगे तो ऊपर लगा हुआ स्क्वायर, तो यहां हो जाएगा स्क्वायर V स्क्वायर R स्क्वायर इंटू R इंटू T। एक R से एक R कैंसिल। तो तीसरा फॉर्मूला जो होगा E इक्वल टू W इक्वल टू V स्क्वायर T/R, और ये भी किसमें होगा, जूल में। तो ये आपके तीन फॉर्मूले होते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी के। ठीक है, तो प्यारे बच्चों आई होप आपको ये सारा कुछ समझ में आया होगा, जितना कुछ मैंने अभी पढ़ाया। मैंने इलेक्ट्रिकल एनर्जी बताई बेटा, तीन फॉर्मूले बताए, और मेन बात तो बताना ही भूल गया, अगर आपसे पूछा जाए राइट द 3 इक्वेशंस ऑफ जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, राइट द 3 इक्वेशंस ऑफ जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, तो पहली इक्वेशन, दूसरी इक्वेशन, तीसरी इक्वेशन, यही तीनों इक्वेशन होती हैं, पहली, दूसरी और तीसरी, यही तीनों इक्वेशन होती हैं जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग की। आगे बात करते हैं बच्चों।
इतना आप सभी को समझ में आया प्यारे बच्चों? आगे बात करते हैं। आगे मैं बात करूंगा इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर, ध्यान सुनिएगा प्यारे बच्चों, डिफिनेशन दिमाग में बैठा दूंगा। मैंने बोला द रेट ऑफ डूइंग वर्क इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट is known as the rate of doing work in an electric circuit is known as इलेक्ट्रिक पावर। मैंने क्या बोला? द रेट ऑफ डूइंग वर्क इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज नोन एज इलेक्ट्रिक पावर। समझ में आया प्यारे बच्चों? फिर से सुनिए, सुनना। द रेट ऑफ डूइंग वर्क, द रेट मीन टाइम डूइंग और वर्क, डूइंग ऑफ वर्क। हमने क्या बोला? द रेट ऑफ डूइंग वर्क, द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज नोन एज इलेक्ट्रिक पावर, P इक्वल टू W अपॉन T। इसकी यूनिट क्या होती है प्यारे बच्चों? यूनिट होती है इसकी वाट। क्या होती? वाट और जूल अपॉन सेकेंड, वाट और जूल अपॉन सेकेंड, वाट और जूल अपॉन सेकेंड। अगर आपको लिखा दिख जाए 1 किलोवाट में 10³ वाट होते हैं। लिखा दिख जाए 1 मेगावाट, तो 1 मेगावाट में 10⁶ वाट होते हैं। लिखा दिख जाए 1 HP यानी हॉर्स पावर, क्या बोलते हैं इसको? हॉर्स पावर। क्या बोलते हैं बच्चों? हॉर्स पावर, यानी 1 HP में 746 वाट होते हैं। इतनी बात प्यारे बच्चों समझ में आई तो मैं आगे बात करूं। इतनी बात समझ में आई तो मैं आगे बात करूं। तो क्या होता है? 1 किलोवाट में 10³ वाट होते हैं, 1 मेगावाट में 10⁶ वाट होते हैं, 1 हॉर्स पावर में 746 वाट होते हैं, और HP मतलब हॉर्स पावर। ठीक है, इसके अदर फॉर्मूले जो पेपर में जरूर न्यूमेरिकल लाते हैं, और लाते क्या है? 100% लाएंगे। मुझसे लिख कर ले लीजिए, मैं लिखने को देने को तैयार हूं। पक्का इसके अदर फॉर्मूले जो हैं उससे पेपर में न्यूमेरिकल आएगा। तो मैंने बताया बेटा P इक्वल टू W अपॉन T। तो बच्चों W इक्वल क्या होता है? VIT। W इक्वल क्या होता है? V। अभी पढ़ा प्यारे बच्चों, अभी थोड़ी देर पहले। तो जहां W लिखा वहां लिखेंगे VIT। तो P इक्वल क्या आएगा? VIT अपॉन T। T से T शहीद हो गए, तो P इक्वल क्या आ गया? VI। एक पहला फार्मूला आपके स्क्रीन पे आपके सामने। दूसरा बच्चों, मुझे पता है V इक्वल टू IR होता है। जहां V लिखा वहां क्या लिखेंगे हम लोग? IR इंटू I। तो P इक्वल आएगा प्यारे बच्चों I²R। दूसरा फार्मूला सारे किस में होंगे? वाट में होंगे। किस में होंगे? वाट में। तीसरी फार्मूले की बात करें प्यारे बच्चों, I इक्वल टू होता है V अपॉन R। I इक्वल टू होता है V अपॉन R। तो जहां I लिखा हुआ है प्यारे बच्चों, जहां I लिखा हुआ है P इक्वल VI, तो P इक्वल V, I जगह V अपॉन R, तो P इक्वल क्या आएगा? V² अपॉन R। आपके 3 फार्मूले हो गए। इन 3 फार्मूलों से अगर आपको आपके एग्जाम में कोई क्वेश्चन ना मिले तो जहां दिखूं मैं गोली मार देना। नोट कर लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। आगे बात करता हूं। लगभग चैप्टर को मैंने कर दिया है स्वाहा। बची हुई कुछ चीजें बची हैं, वो मैं अभी बता रहा हूं आपको जस्ट 2 मिनट के अंदर। हेलो, 5 मिनट का टाइम दोगे? मैं क्लास ले लेते हैं ऑनलाइन, ठीक? 5 मिनट, ठीक? तो आगे बात करूं मैं कॉमर्शियल
यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। चलो कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होता है, ध्यान सुनना बेटा। मैंने पढ़ा P इक्वल टू W/T होता है, हाँ जी बिल्कुल होता है, मैंने अभी पढ़ाया। फिर मैंने पढ़ा W इक्वल टू P इंटू T होता है, हाँ जी बिल्कुल होता है। अब बात हो रही कॉमर्शियल की, तो वहां पर जो बिजली की सप्लाई होती है वह सेकेंडों में तो होती नहीं है, ठीक है। और जो मीटर लगा होता है वो वाट में तो लगा नहीं होता, जो बल्ब होता है वो वाट में होता है ना मेरे भाई, बल्ब हो गया, पंखा हो गया, ये वाट में होता है। जो मीटर लगा होता है तुम्हारे घर के बाहर लगा होता है ना, वो किलो वाट में होता है, 1 किलोवाट, 2 किलोवाट, 3 किलोवाट। तो यहाँ पे पावर वाट में है बेटा, इसको वाट को हमें किस में करना पड़ेगा, किलोवाट में। तो हम क्या लिखेंगे, W लिखो चाहे E लिखो, इक्वल टू P/1000। अब ये हो गया किलोवाट में, और टाइम जो होगा ये होगा हावर में। तो फॉर्मूला हो गया E इक्वल टू P इंटू T/1000 किलोवाट हावर। यानी कॉमर्शियल यूनिट जो होती है एनर्जी की किलोवाट हावर होती है, और 1 किलोवाट हावर जो होता है 1 यूनिट के बराबर होता है। क्या बोलते हैं इसको, किलोवाट हावर। प्यारे बच्चों इतना समझ में आया। पूछा जाएगा प्यारे बच्चों 1 किलोवाट हावर में कितने जूल होते हैं, तो 1 किलोवाट हावर, 1 किलो को हटाएंगे तो 10³ वाट आएगा, और 1 हावर को हटाएंगे तो 3600 सेकेंड आएगा। जब पूरा सॉल्व करेंगे तो 36 इंटू 10⁵ वाट इंटू सेकेंड आएगा, और इसके बाद पॉइंट लगा देंगे तो 1 पावर और बढ़ जाएगी, और वाट इंटू सेकेंड को क्या बोलते हैं, जूल। लो मेरे भाई आ गया 1 किलोवाट हावर में, 1 किलोवाट हावर में, 1 किलोवाट हावर में, 1 किलोवाट हावर में 3.6 इंटू 10⁶ जूल होते हैं। चैप्टर खत्म। अभी नहीं खत्म मेरे भाई, अभी मेन थ्योरी खत्म हुई है। अब इसके बाद आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बोर्ड वाले क्वेश्चन, उससे बाहर कुछ नहीं। अगर उससे बाहर कुछ मिल जाए तो चौराहे पे गोली मार देना मुझे, जितना पढ़ाऊंगा उससे बाहर कुछ नहीं। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अगर तुमने नहीं किया तो तुमको हम दौड़ा के मारूंगा, ठीक है। तो प्लीज प्यारे बच्चों जितना पढ़ाया है उसके कार्य नोट बना लो, मजाक से हटकर। अब जितना मैंने पढ़ाया है सारे नोट्स बना लो। अगर आपको कोई चीज समझ में ना आए कमेंट करिए, सर मुझे ये पढ़ाइए, मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है। और लाइक और सब्सक्राइब करना आपका काम बनता है। अगर आपको लगे ये मेरे लिए बेनिफिशियल है या हमको कुछ हमको करके दे जाएगा तो आप लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।